नेपाल के अंदर राजनीति के दो रूप दिखाई दे रहे हैं। एक रूप वो जो कि लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर कहा जाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हर एक उस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर हमें होना चाहिए और हम एक विकसित देश बनने वाले हैं। दूसरा वो जो भी यही कहता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आगे सिर्फ वो लोग बढ़ रहे हैं जो कि सत्ता के अंदर हैं या फिर एक बड़े बिजनेस को चला रहे हैं, या फिर ऐसे कहें कि विदेश की कंपनियां जो कि आगे बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या है ये मामला जिसके अंदर प्रत्येक जनता का पैसा खाया गया है, और इतना बड़ा स्कैम या फिर ऐसे कहें कि इतने बड़े स्केल पर स्कैम कैसे हो सकता है। पहली बड़ी बात तो ये कि स्कैम के अंदर किस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार की भी भागीदारी है, और दूसरी बड़ी बात ये कि पिछले 2016 से आज तक जिस कंपनी के ऊपर डाउट था, जिस कंपनी ने पहले भी ऐसे कारनामे किए थे, तो फिर उसके ऊपर कोई एक्शन आज तक क्यों नहीं लिया गया, जबकि उसने दोबारा से अपना चमत्कार दिखा दिया है। सारी बातें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चोरी करने के, घोटाले करने के भी तरीके अब अलग हो चुके हैं। मैं अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक दूर संचार के बारे में, जो कि नेपाल के अंदर स्थापित हुआ 2004 के अंदर। अभी वहाँ पे 19 साल पहले हम कह सकते हैं, जिसका मुख्यालय था यहाँ पे लैनचोर काठमांडू के अंदर, जो कि अभी भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका जो सेवाएं हैं, इसका जो नेटवर्किंग है, वो नेपाल के अंदर मोस्ट ऑफ और कुछ क्षेत्र भारत के अंदर भी था। अगर बात करें इसके अंदर तो मोबाइल दिए जाते थे, सिम दी जाती थी, 3G 4G AG, ये सारी की सारी प्रकार की, और स्टेडियम में ये सारी की सारी सिमें दी जाती थी। इसके अंदर कर्मचारियों की संख्या 500 प्लस थी 2021 तक, अब और भी बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात करूं मैं तो ये कंपनी 2016 के अंदर एक स्कैम करती है, लेकिन उसके ऊपर नजरअंदाज या फिर हम कहें कि अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आता है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में और घोटालों की बात करूं, उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। एंटरप्रेन्योर्स फॉर नेपाल, यहाँ पे एक लड़के की स्टोरी है जो कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे खुद को नहीं पता कि एनसेल ने मेरे सिस्टम के अंदर क्या नई स्कीम लॉन्च कर दी जिससे कि मुझे हर बार पैसे कटाने पड़ते हैं। मुझे जब तक नहीं पता चला, जब तक कि लॉकडाउन नहीं आ गया, जब तक कि मैं थोड़ा बहुत फ्री नहीं हो गया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि कंपनियां हमारे साथ धोखा करती हैं, लेकिन हमें पता तक नहीं चलता और हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा कटाते जाते हैं, जिसका हमारी वैसे यहाँ पे जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर कंपनी की बात की जाए और ग्राहक इतने ज्यादा हों तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और यही फायदा वो लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो एनसेल है वो नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी है, नेपाल टेलीकॉम के बाद, लेकिन ये घोटाले के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बनकर सामने आ रही है। एनसेल ऑटोस्क्रिय सेवाओं और ग्राहक से पुनरावर्ती शेष राशि काटकर सबसे बड़े घोटाले में से एक काम कर चुकी है। सेवाओं को निष्क्रिय करने के लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि एनसेल के जो ग्राहक सूचना केंद्र हैं वहां से आपको जवाब भी नहीं मिलता। पिछले 15 दिनों में सेवाओं को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है एक बंदा, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि उसका पैसा तो कट रहा है, लेकिन कस्टमर केयर से कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं आ रहा, या फिर गैर जिम्मेदाराना जवाब आ रहे हैं। सिस्टम तक पहुंच करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आम लोग सिस्टम तक पहुंच भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिसंबर 2023 को एनसेल ने अपने 80% शेयर यूके में स्थित कंपनी यहाँ पे एक्टियान को बेच दिए हैं, जो कि एक्सियोट को बेच दिए हैं। लेकिन इसकी खबर कहीं न कहीं सरकार के बड़े नेताओं को भी थी और उन्होंने इसे हरी झंडी भी दी है। इस खबर के बाद वित्तीय, कानूनी और कॉर्पोरेट क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं पर सरकारी प्राधिकरण और शासी निकाय, आम जनता और मीडिया नाराजगी बहुत ज्यादा दिखा रही हैं। लेकिन इस नाराजगी का आप असर मत समझना, इसका रीजन ये है कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है।
क्योंकि 2016 से आज तक जो ग्राहक हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनसेल को लेकर ऐसी अनसर्टेनिटी भी फैला रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी निर्णय नहीं आया है। चिंता इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पे अनसेल का दावा है कि उसके पास शेयर मात्र अब 6 अरब रुपए के यहाँ पे बेचे हैं। इससे पहले 6 साल पहले की मैं बात करूं तो अनसेल ने इसे हुपिंग 1 अरब 3 अरब से खरीदा भी था, और इस अवधि में इतनी बड़ी रकम का शेयर महज 6 अरब में कैसे चला गया, ये बड़ी बात है। देखिए, जिस शेयर को आपने 1 अरब 3 अरब में खरीदा था, और 1 खरब 3 अरब में खरीदा था, उसको अब आप 6 अरब में बेच देते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घाटा यहाँ पे मोल लिया गया है। अनसेल के पास आज 3500 से अधिक यहाँ पे BTS हैं और एक टावर भी है, तो आप सोच सकते हैं कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, और BTS और टावर की मदद से ये अगर अपने डाटा को भी बेचने लग गए तो मैं कहूं कि लगभग पूरे नेपाल के ग्राहकों का डाटा चला जाएगा, जिससे अनसेल को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन उन ग्राहकों का क्या होगा जो कि इसके अंदर एक बिलीव के आधार पर भरोसा करके इसको यूज करते हैं, उनका डाटा चला जाएगा, जिससे उनको कितना भी बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अनसेल के लिए क्या यहाँ पे खुद जिम्मेदार है ये जो सरकार है वो, क्योंकि इसके अंदर गंगा जो कि पुष्प कमल दहल प्रचंड की बेटी है, उनका भी नाम बताया जा रहा है। इसके बारे में और भी हम तथ्य लाते रहेंगे। इसके बारे में कोई आपको राय है तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।